Good morning, students. Today in this lecture we will see some problem based on the associative memory, or in which we have to find effective memory access time. Okay, actually in unit 4 till now we have seen three type of numerical. First type of numerical based on the logical and physical address, which I have already discussed in the previous lecture, and second type of numerical was based on the contiguous memory allocation method like best fit, worst fit and first fit. And yesterday I have discussed the another type of problem, third type of problem based on the segmentation. So till now in unit 4 we have seen three type of problem based on logical address and physical address, second problem based on best fit, worst fit and first fit, and third segmentation. Now today we will see the fourth type of question in unit 4, numerical problem, which can be asked in academic examination. Okay, so these problems are based on the TLB. TLB means translation look aside buffer, or it is also known as the associative memory, or it is also known as the secondary cache memory. Okay, so in such type of question we have to calculate the effective memory access time. हमको एक डेटा गिवन होगा और हमसे effective memory access time कैलकुलेट कराना होगा. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. एक्चुअली जब सीपीयू कोई भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो मेमोरी होती हैं, मेन मेमोरी और आपका एसोसिएटिव मेमोरी और कैश मेमोरी. ओके, और जैसे कि हम जानते हैं कि मेन मेमोरी जो है में एक्सेस कोई भी डेटा अगर सीपीयू मेन मेमोरी से एक्सेस करेगी और वही डेटा अगर सीपीयू कैश मेमोरी से एक्सेस करेगी, तो इफेक्ट तो क्या होगा, कैश इज द फास्टेस्ट मेमोरी. इट मीन्स द एक्सेस टाइम, data access time from the cache memory is less as compared to the data access time from the main memory. Okay, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि CPU नीड ए डेटा फ्रिक्वेंटली मीन्स कि अगर कोई ऐसा डेटा है जिसको CPU को बार बार रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि जब CPU उसको बार बार एक्सेस करेगी तो मेन मेमोरीज में करेगी तो बार बार ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर वही डेटा हमारा कैश मेमोरी में अगर अवेलेबल होगा तो कम टाइम में वो हमारा एक्सेस हो जाएगा. ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम एसोसिएटिव मेमोरी भी यूज़ करते हैं, या कैश मेमोरी भी यूज़ करते हैं, या ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर भी यूज़ करते हैं. अब होता क्या है कि जब CPU किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट CPU को होती है, तो वो डेटा किसी न किसी एड्रेस पर आपका स्टोर होगा, चाहे वो कैश मेमोरी में हो या वो मेन मेमोरी में हो. अगर वो डेटा कैश मेमोरी में है तो कैश मेमोरी में भी उसके करस्पॉन्डिंग कोई एड्रेस है, अगर वो डेटा मेन मेमोरी में है तो मेन मेमोरी में भी उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एड्रेस किसी न किसी लोकेशन पे तो होगा वो. ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब CPU किसी भी डेटा को एक्सेस करेगी तो CPU जनरेट ए लॉजिकल एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू दैट डेटा. Okay, and that logical address is converted into physical address by with the help of memory management unit. Okay, तो सबसे पहले उसकी सर्चिंग, डेटा की सर्चिंग कैश मेमोरी में होगी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में होगी या एसोसिएटिव मेमोरी में होगी. ओके, अगर वो डेटा उस कैश मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी या ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर मेमोरी में प्रेजेंट है तो CPU डायरेक्ट उसको वहां से एक्सेस कर लेगी, मेन मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है. बट इफ द डेटा required by the CPU is not available in translation look aside buffer or associative memory or cache memory. Okay, अगर जो डेटा CPU को चाहिए वो कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं है या एसोसिएटिव मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो हमारा मेन मेमोरी में जाएगा, फिर मेन मेमोरी में जाएगा, फिर मेन मेमोरी से अगेन हम अगर वो डेटा फ्रिक्वेंटली नीडेड है तो कैश मेमोरी में स्टोर कराएंगे. ठीक है, फिर CPU से कैश मेमोरी से फैच करेगी. तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट होता है. तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म और आपको जो ध्यान में रखना है, जो प्रॉब्लम में बार बार यूज होगा, हिट रेशियो. हिट रेशियो का मतलब क्या है कि डेटा जो हमारा CPU को रिक्वायर्ड है, इफ दैट डेटा इज अवेलेबल इन कैश मेमोरी देन इट इज नोन एज द कैश हिट. यानी कि CPU को जो डेटा चाहिए था वो कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो कैश हिट. इफ डेटा रिक्वायर्ड बाय द CPU इज नॉट अवेलेबल इन कैश मेमोरी देन दिस इज नोन एज द कैश मिस. ओके, तो हिट रेशियो और मिस रेशियो ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इसके बेस पे आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी रहेगी. ठीक है, तो कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो वहां से एक्सेस कर लेगा, अगर उसमें अवेलेबल नहीं है तो फिर मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने के लिए इस तरह के प्रॉब्लम में आता है.
So let us see an example. Example 1. इस एग्जाम्पल में हमको क्या गिवन है? इस एग्जाम्पल में हमको गिवन है ए पेजिंग यूज क्वेश्चन 1 ए पेजिंग यूज TLB and a TLB use access time TLB access time is 10 नैनोसेकंड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एसोसिएटिव मेमोरी है TLB है, उससे डेटा को एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है वो हमारा 10 नैनोसेकंड है, ठीक है। एंड द मेन मेमोरी एक्सेस टेक 50 नैनोसेकंड, और अगर हम उस डेटा को मेन मेमोरी से एक्सेस करते हैं तो 50 नैनोसेकंड लग रहा है। देन व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम, और व्हाट इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम in nanosecond if TLB hit ratio is 90% and there is a phase fault, there is no phase fault, okay, एंड देयर इज नो पेज फॉल्ट। तो हमको क्या गिवन है यहाँ पर? तीन चीज हमको गिवन है कि एसोसिएटिव मेमोरी या TLB से एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है, वो हमको गिवन है 10 नैनोसेकंड। सेकंड थिंग हमको गिवन है मेन मेमोरी से एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है, 50 नैनोसेकंड। एंड थर्ड हमको गिवन है हिट रेशियो इज 90%। इसका मतलब क्या है कि अगर CPU को किसी पर्टिकुलर पेज डेटा किस में होगा, आपका पेज में होगा, ठीक है। तो अगर CPU ने उसको 10 टाइम एक्सेस किया तो 10 टाइम उसको रिक्वायरमेंट है, तो 90 टाइम वो हमारा कैश मेमोरी में अवेलेबल है और 10 टाइम वो हमारा कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। अगर उस पेज को अगर मतलब कि अगर 10 टाइम उसने एक्सेस किया तो 9 बार वो हमारा कैश मेमोरी में मिलेगा और एक चांस ऐसा होगा कि कैश मेमोरी में एक्सेस नहीं मिलेगा होगा। तो ये हमारा इसका हिट रेशियो का मतलब होता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। सो द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम is effective memory access time is equal to P multiply TLB. TLB means time taken to access the data from translation look aside buffer or associative memory or cache memory plus TMA time taken to access the data from main memory. Okay, so page fault ratio एंड यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हिट रेशियो दिस इज हिट रेशियो, ठीक है। हिट रेशियो प्लस TLB प्लस TMA, हिट रेशियो मल्टीप्लाई TLB प्लस TMA। अगर हमारा क्या होगा, कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो हमारा डेटा ये होगा। अगर कैश मेमोरी में टाइम होगा हमारा ये, कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो दिस इज नोन 1 माइनस P या 1 माइनस H, दिस इज नोन एज द मिस रेशियो। अगर अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले तो TLB सर्च हुई होगी, तो TLB को एक्सेस करने में टाइम तो लगा ही होगा, तो वो जो टाइम होगा हमारा, वो टाइम हमको यहाँ होगा प्लस 2 टाइम 2TMA, टू टाइम्स हमारा मेन मेमोरी को उस केस में एक्सेस हुआ होगा, ठीक है। 2 टाइम मेन मेमोरी में एक्सेस क्यों हुआ? देखिए ये तो हमारा सिंपल सा केस था, ठीक है। अगर हिट रेशियो है तो ये हमारा सेकंड केस है। इस केस में क्या है कि सबसे पहले हमारा TLB सर्च हुई। अब क्या होगा कि TLB में अगर हमारा डेटा नहीं है तो फिर हमारा कहाँ होगा, मेन मेमोरी में होगा। और मेन मेमोरी के लिए पेजिंग टेक्निक है ये, तो इसमें ध्यान से समझना। पेजिंग टेक्निक में हमारी एक पेज टेबल एंट्री होती है। पेज टेबल एंट्री में हमें पता होता है कि कौन जो रिक्वायर्ड पेज है CPU के द्वारा वो मेन मेमोरी में किस एड्रेस पर स्टोर है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पेज टेबल जो है वो अपने आप में खुद मेन मेमोरी में स्टोर होती है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पेजिंग टेक्निक का है, और पेजिंग टेक्निक में हमारा पेज टेबल यूज होती है। पेज टेबल में हमारी एंट्री होती है कि कौन सा पेज किस मेमोरी पर आपका स्टोर है, ठीक है। वो पेज टेबल जो है वो अपने आप में खुद मेन मेमोरी में स्टोर होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पेज टेबल को एक्सेस करना है, पेज टेबल में सर्चिंग होगी पहले, तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम मेन मेमोरी में लगेगा। तो इसलिए एक बार जो एंट्री है यहाँ पर TM में वो पेज टेबल के लिए है, दूसरी बार जो है वो मेन मेमोरी के लिए है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हिट रेशियो मल्टीप्लाई टाइम टेकन इन एसोसिएटिव मेमोरी प्लस टाइम टेकन टू एक्सेस मेन मेमोरी प्लस मिस 1 minus P into this hit associative time taken to access associative memory plus 2TMA। अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू अपने पुट अप कर देंगे जो वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।